चोरी हो रही है, आप देख रहे हो। और हमारी वोट को कोई लूट ना ले, कोई कटवा ना दे, कोई विरोधी एक गलत वोट ना बनवा दे। ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी। आप इस बात को जानते हैं। आप चाहते हो ईवीएम के चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ना। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बैलेट पेपर को लेके बड़ा आंदोलन करूंगा, आप लोग आ जाओगे नहीं आ जाओगे? फतेहपुर जनपद में क्या हुआ? फतेहपुर जनपद में अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मजार को अन्य धार्मिक स्थल बनाकर और ऐलान ऐलान जहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐलान कोई कर नहीं सकता, गुंडे ऐलान करके पुलिस की मौजूदगी में उस मजार को तोड़ने का काम किया। और जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पता लगा लो, आप कपड़ों से नहीं उनके पदों से पता लगा लो कि वो आपकी पार्टी के लोग नहीं आते। जानबूझ के षड्यंत्र करके प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए सत्ता पोषित गुंडों ने फतेहपुर में उस मजार को जो है तोड़ने का काम किया, माहौल खराब करने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या इन हुड़दंगियों पे, इन गुंडों पे एनएसए के थ्रू कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये बताने का काम करे मुख्यमंत्री। ये हमारी अपनी लड़ाई है और हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। कानून की बात होती है, ढिंढोरे पिटते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े। ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गोरखपुर में। लेकिन आने वाला समय क्रांति का है मेरे भाइयों। अब शांति से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक क्रांति से काम चलेगा। तमाम साथियों ने मुझे बेटा मान के एक तानाशाही सरकार के खिलाफ आशीर्वाद देने का काम किया। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो कहीं भीड़ में छिप जाएगा। कोई कहता था तो जीत के सरकार के खेल में जाके मंत्री बन जाएगा। कोई कहता था ये कहाँ जीतेगा, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई कहता था ये तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश की कमेटी का, भाई किशोर जी का और उनकी पूरी टीम का, और देश भर के भीम आर्मी के साथियों का, इन्होंने दिन रात एक कर दिया और घर घर जाके लोगों से, और इस मंडल के लोग भी गए थे मेरे याद है, और वहीं जाके लोगों से अपनी बात को कहने का काम किया, जन समर्थन जुटाने का काम किया। और परिणाम ये हुआ कि एक दल जो सत्ता में है आज और दूसरा दल जो विपक्ष में है, उन तमाम दलों ने एक चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपकी मेहनत के सामने टिक नहीं पाए मेरे भाइयों। आपकी ताकत बनने का काम हुआ। ये हमारी अपनी लड़ाई है और हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। गोरखपुर से कानून की बात होती है, ढिंढोरे पिटते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति का अपहरण हुआ, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। मुख्यमंत्री कहते थे गुंडे भाग जाएंगे, गुंडे प्रदेश छोड़ देंगे। ये कौन से गुंडे हैं जो 1 करोड़ की फिरौती जो है डॉक्टर साहब के पति से मांगने का काम करें गोरखपुर में? ये जवाब मांगने के लिए आज मैं गोरखपुर में आया। प्यारे साथियों, एक बच्ची, बड़े वादे दावे किए जाते हैं, जो मदरसे से लौट रही थी वो नाले में डूब गई और 100 मीटर बाद उस बच्ची की जो है बॉडी बरामद हुई। ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गोरखपुर में, ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गढ़ जनपद में। मुख्यमंत्री जी 2017 में कहते थे सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, सारे गड्ढे, और 2017 से और आज तक ये सरकार गड्ढे को नहीं भर पाई सड़कों की, जबकि खुद गड्ढों में उतर गई है। ये भी किससे छिपावा नहीं। प्यारे साथियों, गड्ढे, सड़कों पर गड्ढे, आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम सभा में चले जाओ, किसी ग्राम सभा में सड़कों के हालात ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि यहाँ आदमी नहीं, जानवर रहते हैं। जानवरों के लिए भी व्यवस्था अच्छी हो जाती होगी। पानी भरा हुआ है। मैं जिस लोकसभा से चुन के आया हूं नगीना से, उस नगीना में, उस बिजनौर जनपद में इस बार बरसात ने तांडव कर दिया है। बरसाती नदियां उफान में है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के नदियाबाद में, नायडोर में, धामपुर में 4-4 फीट पानी हो गया है। बच्चे घर
बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, रोजगार ठप हो गया है, एक एक घर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और मैं पार्लियामेंट में चिल्लाता रहा कि भाई मेरे क्षेत्र में तटबंध मजबूत करवा दो, मेरे क्षेत्र में उपबंध बनवा दो, लोगों को समस्या होगी, किसानों की फसल बह जाएगी। मगर सोई भी सरकार ने कोई सुध नहीं दिया और उसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ा। प्यारे साथियों, आपको पता होगा फतेहपुर जनपद में क्या हुआ। फतेहपुर जनपद में अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मजार को अन्य धार्मिक स्थल बनाकर और ऐलान कर ऐलान, यहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐलान कोई कर नहीं सकता, गुंडे प्रदेश पलायन कर गए हैं, ऐलान करके पुलिस की मौजूदगी में उस मजार को तोड़ने का काम किया। और जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री जी के कपड़ों से पता लगा लो, आप कपड़ों से नहीं उनके पदों से पता लगा लो कि वो आपकी पार्टी के लोग हैं या नहीं। इसलिए किया गया, इस बात को भी समझो कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों की आमदनी, खाद, यूरिया, डीएपी में बात ना करो। आप रोजगार न मांगो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल न मांगो। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए सत्ता पोषित गुंडों ने फतेहपुर में उस मजार को जो है तोड़ने का काम किया, माहौल खराब करने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इन हुड़दंगियों पे, इन गुंडों पे एनएसए के थ्रू कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये बताने का काम करें मुख्यमंत्री जी। प्यारे साथियों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27,000 स्कूल बंद करने का फैसला लिया, याद है नहीं याद है? जब लोकसभा चली लगातार स्कूल बंद हो रहे थे। मैंने उन्नाव का डाटा दिया, लखनऊ का डेटा दिया, मैंने मऊ का डेटा दिया, लखनऊ देहात का डेटा दिया कि कहीं 300 स्कूल बंद, कहीं 200 स्कूल बंद, कहीं 400 स्कूल बंद। और जब पार्लियामेंट चली तो मैंने लोकसभा में पूछने का काम किया, संविधान इतना ताकतवर है कि वो हमारी रक्षा करता है, हम उसके सामने इतने छोटे हैं कि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। संविधान शक्तिशाली है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे हो, उनकी नीति अच्छी हो, उनकी नीयत अच्छी हो, अंत संविधान अच्छा साबित होगा उस देश के लिए, देश की महानता के लिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने जो सवाल पार्लियामेंट में पूछा था वो इसी संविधान को आधार मान के पूछा था। मेरा सवाल यह था, भारत के संविधान में 3 तरह की सूचियां, पहली है संघ सूची, संघ का मतलब केंद्र के अधीन जो विषय आते हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें राज्य के अधीन विषय आते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब यह है कि राज्य और केंद्र से दोनों कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र ने 2009 में एक कानून बना दिया। केंद्र ने 2009 में एक कानून बना दिया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। क्या क्या कानून बनाया? जोर से बोलो, राइट टू एजुकेशन।
यानी कि शिक्षा का अधिकार। और वो कानून ये कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर से ज्यादा स्कूल नहीं होना चाहिए। समझे? क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 ये कहता है कि अगर कोई कानून केंद्र और राज्य द्वारा बनाया जाए, जिसको केंद्र भी बनाए राज्य भी बनाए, और अगर किसी कारण टकराव हो जाए, कानूनों में आमने सामने टकराव हो जाए, तो केंद्र का कानून मानना अनिवार्य है। जब 2009 में संसद के द्वारा बने कानून में यह लिखा गया है कि 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होगा, तो यह सरकार की हिम्मत कैसे हुई कि संविधान को धक्का बताते हुए, संविधान को वियोलेशन करते हुए इन्होंने ऐसा कानून बनाने का काम किया जो शिक्षा के अधिकार को छीनने का काम करता है। लेकिन आने वाला समय क्रांति का है मेरे भाइयों। अब शांति से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक क्रांति से काम चलेगा। हमें संवैधानिक क्रांति करनी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप ये बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उन 58% नौकरियों में जो आज तक हमसे दूर रखी गई, क्या उनमें एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बहुत कम आवाज आ रही है, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है। जोर से बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो हमने मांग उठाई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? ये जो जुल्म जाति के अंदर अत्याचार हो रहा है, हक वंचित कमजोर समाज के लोगों पे कहीं मार के लटकाते हैं, कहीं पाल को, आपको याद होगा कौशाम्बी में, कहीं प्रजापति को, कहीं कश्यप को, कहीं सैनी को, कहीं मौर्य को, कहीं कुर्मी भाइयों को, कहीं जाट भाइयों को, गुजर भाइयों को, कहीं लोधी भाइयों को, कई यादव भाइयों को, कई मुस्लिम समाज के बहन बेटियों को, उनके मदरसों को, खानकाहों को, मस्जिदों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, कई बौद्ध भाइयों को, ईसाई भाइयों को। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यह न्याय बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए? बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, रहनी चाहिए? तो हमारी मांग है कि ये जुर्म जाति के अत्याचार बंद होना चाहिए। और नसीर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना, और मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर लेना, और आप भी सब तक पहुंचा देना। जिस दिन आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी, सभी धर्मों का सम्मान होगा। और मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, आपकी मस्जिदों को, खानकाहों को, अपने मदरसों को, आपके धार्मिक स्थलों को किसी गुंडे को छूने नहीं दिया जाएगा। ये वादा करता हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ही बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हो। हम बहुजन समाज को परिवार मानते हैं। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इस बात को आप ध्यान। इतना प्रयास है या दोबारा दोहरा, इतना प्रयास है या दोबारा कहूं, दोबारा बता रहा हूं, आपके माध्यम से जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के भाइयों में, आपकी मस्जिदों को, खानकाह को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को और आपकी वक्त की जमीनों को किसी को छूने नहीं देंगे अगर आजाद समाज पार्टी पालन करें। आजकल चर्चा चल रही है एफआईआर पे, एफआईआर पे चर्चा चल रही है कि एफआईआर के जरिए वोटों की चोरी हो रही है। आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अभी एक आंदोलन था एफआईआर पे दिल्ली में। मेरा पहले से कार्यक्रम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी जननायक शिबू सोरेन जी जो दुनिया में नहीं है, उनके घर का कार्यक्रम झारखंड में लगा हुआ।
मैं उसमें नहीं जा पाया। तो जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर अकेले क्या करेंगे, उनकी पार्टी के सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर इसमें शामिल क्यों नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष का दूसरा नाम है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश का कोई दल हमसे मुकाबला कर ले, जितने लोग वो दिल्ली में आंदोलन में जुटा सकता है, उसके कांटे की टक्कर के लोग ये आजाद समाज पार्टी भी मानते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि जिस आदमी को रोका नहीं जा सकता तो इसके खिलाफ षड्यंत्र साजिश की जा सकती है। इसलिए आप इस तरह का प्रचार कर रहे हो। मैं आपको दावत देता हूं, हम हर दिन आंदोलन करते हैं। आजाद समाज पार्टी किसी का पिछलक्कू बनने के लिए हम लोगों ने नहीं बनाई। हम तो आंदोलन करना जानते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं। आपने जेल का जज नहीं देखा, हमने जेल की कारकोटियों में राज्य इकाई में आप हमें जिस दिन जरूरत पड़ेगी ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी। आप इस बात को जानते हैं। मगर अभी तो आप सबकी आवाज बनके अकेला चंद्रशेखर आजाद काफी है या नहीं बताओ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी नाम का एक दल स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं बनाया। इन गरीबों, कमजोरों, किसानों, नौजवानों और संघर्षशील लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया है, किसी का पिछले को बनाने के लिए नहीं बनाया है। आने वाला कल इन गरीब के बेटों का है। अब अमीर ज्यादा दिन इनको रोक नहीं पाएंगे कुर्सियों से। आने वाला कल गरीबों का है, आजाद समाज पार्टी का है, नौजवानों का है, उनका है जो सड़कों पर संघर्ष है। कुछ दिन पहले विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, आया हुआ एफआईआर पे टिका हुआ है। एफआईआर पे भी हम उनके साथ खड़े हैं। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? ईवीएम से चुनाव हो? तो सवाल ये है, अगर आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो तो हाथ खड़ा कर देना। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो? मैं ये पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्या? तो जो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो एक बार अपनी जगह पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करके दिखा दो। नीचे कर दो। प्यारे साथियों, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ना? इसलिए पूछ रहा हूं कि जो बैलेट पेपर को लेके बड़ा आंदोलन करूंगा, आप लोग आ जाओगे नहीं आ जाओगे? बहुत अच्छी बात। प्यारे साथियों, बैलेट पेपर से तो चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन वोट की रक्षा कैसे होगी? एक बूथ में 40-40 वोट बन रहे हैं, 60 वोट बन रहे हैं, 80 वोट बन रहे हैं। बिना जागरूक हुए वोट की रक्षा नहीं होगी। तो हम सबसे पहला काम आने वाले समय में करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग हर बूथ पे 4 वोट रक्षक तैयार करने का काम करेंगे। क्या तैयार करने का काम करेंगे? पहले सुन लो। भारत उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,462 बूथ है। कितने हैं? 1,62,462। और हम लोग कम से कम 2 और उनके अल्टरनेट पे कम से कम 2 और, यानी कि लगभग 3,24,924 वोट रक्षक यानी कि वोट वॉरियर तैयार करने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य अगले 4 महीने के अंदर। उनका काम होगा
कि वो वोट की वैल्यू को घर घर तक समझाने का काम करेंगे और हमारी वोट को कोई लूट ना ले, कोई कटवा ना दे, कोई विरोधी एक गलत वोट ना बनवा दे, वो उस वोट की सुरक्षा करने का काम करेंगे। क्या नाम बताया मैंने आपको? वोट रक्षक। जोर से बताओ। इस लड़ाई में क्या आप इस संघर्ष में हमारा साथ दोगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।